एफबीआर के नए कानून के मुताबिक, जो कि अभी लागू नहीं हुआ, नेशनल असेंबली में उसको दिया गया है अप्रूवल के लिए। उसके मुताबिक अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते। आप ना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना आप कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा अकाउंट ओपन होगा, वो कौन सा अकाउंट है, उसकी क्या लिमिट होगी, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक को। जैसे आप सबको पता है कि जो बिल है प्रेजेंट किया गया है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं। नॉन फाइलर का वर्ल्ड ख़त्म किया गया है, मतलब नॉन फाइलर को वैसे ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़ आपने परचेज करनी है तो आप उसके अहल भी हैं या नहीं है। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वहां पे देखा जाएगा कि आपके पास पैसे कहां से आए। उसके बाद अगर आपने कोई गाड़ी परचेज करनी है तो देखा जो मैन्युफैक्चरर है, गाड़ी वाला है, डीलर है, वो आपसे पूछेगा भाई पैसे कहां से आए हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कोई भी आपने एसेट परचेज करना है तो फिर भी आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास पैसे कहां से आए। इससे पहले क्या होता था कि फाइलर और नॉन फाइलर के रेट डिफरेंट होते थे, तो पैसों का नहीं पूछा जाता था। मतलब ये नहीं पूछा जाता था कि आप अहल भी हैं या नहीं है। आप नॉन फाइलर के टैक्स रेट पे करते थे डबल, और उसके बाद वो चीज़ परचेज करते थे। बाद में एफबीआर कभी आपको नोटिस भेज दे तो ठीक है, अदरवाइज आप निकल जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये किया है कि इस बिल के थ्रू बैंक को पाबंद कर दिया है कि आपने, अगर कोई बंदा नॉन फाइलर है, इन एलिजिबल है, तो आपने ना तो उसका बैंक अकाउंट ओपन करना है, ना ही आपने सेविंग अकाउंट होगा, ना ही आपका करंट अकाउंट ओपन होगा, ना ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपके लिए ओपन क्या होगा? आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा अकाउंट ओपन होगा, टैक्स आसान अकाउंट। इस अकाउंट की एक लिमिट होगी और उस लिमिट के मुताबिक आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं और आपके अकाउंट में पैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेंशनर हैं, आपके अकाउंट में पेंशन रिसीव हो रही है तो आपका आसान अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है साल की, यानी कि मंथली 50,000 से ज़्यादा है, कम है, तो फिर भी आपका अकाउंट ये ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका भी यही अकाउंट ओपन होगा। तो आपके अकाउंट में एक ट्रांजैक्शंस को या अमाउंट जो रिसीव हो रही है या जो आप पैसे निकलवा रहे हैं उसकी एक लिमिट लग जाएगी। उस लिमिट से ज़्यादा आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ सकते। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही दे देता हूं। जैसे अगर आप कोई जैज़ कैश या इजी पैसा ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक लिमिट मिलती है कि डेली की आपकी लिमिट है, फॉर एग्जांपल 2,000 की, महीने की लिमिट आपकी है लेट्स से 40,000 की या 25,000 की, तो उससे ज़्यादा आप अपने अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं कर सकते। वो उन्होंने क्यों लिमिट लगाई हुई है? वो सिर्फ इस वजह से लगाई हुई है कि जो बंदा ये काम कर रहा है उसका प्रोफाइल ही ये है, या उसके अकाउंट में इतनी ही ट्रांजेक्शन हो सकती है, इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं वो कर सकता। तो लिमिट लग गई है ताकि वो कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना कर ले। कैश को, इन आउट को कंट्रोल करने के लिए वो लिमिट लगाई गई है। अब ये लिमिट अप्लाई की जाएगी बैंक के ऊपर। जब बैंक के ऊपर अप्लाई होगी तो आप अकाउंट ओपन कराने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो अगर आपने कोई करंट अकाउंट ओपन करवाना है या कोई सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तो क्या आप उसके अहल भी हैं या नहीं है, मतलब एलिजिबल भी है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको कह दिया जाएगा कि जाएं पहले जाके टैक्स रिटर्न फाइल करें और जो पैसे टैक्स रिटर्न में आप शो कर रहे हैं वो बताइए कहां से आए हैं, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। मतलब अब बैंक अकाउंट ओपन करना इतना सादा या आसान नहीं होगा। तो आपको कौन सा अकाउंट ओपन इजाजत दी जाएगी? आपको सिर्फ और सिर्फ आसान अकाउंट ओपन करने की इजाजत दी जाएगी जिसके अंदर एक क्रेडिट अमाउंट की लिमिट लग जाएगी कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट आ सकती है। एफबीआर का जो चेयरमैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज चैनल पे बताया था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि जो लिमिट होगी वो 10 लाख होगी। 10 लाख से ज्यादा आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं हो सकेंगे। इससे ज्यादा अगर क्रेडिट होंगे तो वो आपसे बैंक पूछेगा कि भाई ये पैसे कहां से आ रहे हैं, लिमिट लग जाएगी, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो इस तरह की डिफरेंट जो कंडीशंस हैं वो नॉन फाइलर के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इसी लेक्चर में कि सबसे पहले क्या होता था कि फाइलर, और उसके बाद आया नॉन फाइलर, और फिर उसके बाद साथ ही एक वर्ड यूज हो गया लेट फाइलर का भी। तो अब एफबीआर ने, और फिर इसके बाद फर्दर इन्होंने इंप्रूव किया। इन्होंने कहा नहीं जी, एक्टिव होगा बंदा और उसके बाद होगा नॉन एक्टिव या इनएक्टिव। तो इसके बाद दोबारा इन सब को खत्म करके आया जा रहा है कि एक बंदा एलिजिबल होगा
या इन एलिजिबल होगा, मतलब अहल होगा या नाअहल होगा। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट आती है कि वो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो अहल नहीं है। सेम इसी तरीके से जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाएंगे तो वहां पे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या सोसाइटी देखेगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई वो अगर नहीं भी देखें, उनकी तो सेल है तो सेल कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बंदा सेल कर रहा है उसके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी कि आपने जिसको सेल करना है, आपने ए देखना है, आपने उनका बी भी देखना है, आप उनका सी भी देखना है। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपने सेल करनी है। अगर आप सेल कर देंगे और कोई बाद में मसला निकला तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। इसकी दूसरी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 2 पार्टियां, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। पार्टी ए बिजनेस कर रही है और उसने 1 लाख की चीजें सेल की हैं पार्टी बी को, तो कानून के मुताबिक पार्टी बी जब पेमेंट करती है किसी भी चीज की बिजनेस में, तो वो जो टैक्स है वो पार्टी बी का टैक्स विदहेल्ड करती है, काटती है। और जो रेट होता है उसके मुताबिक जो भी टैक्स ने एफबीआई ने रेट दिए हैं, फॉर एग्जांपल 5% है, 5.5 है, जो भी रेट है उसके मुताबिक वो 1 लाख की पेमेंट नहीं करेगा। वो 1 लाख में से वो टैक्स की अमाउंट माइनस करेंगे और बैलेंस अमाउंट पे कर देंगे। अब ये टैक्स जो होगा ये पार्टी ए के नाम पे जमा होगा। अगर किसी भी टाइम पे आप ये कहे जी मैं तो टैक्स आपको पूरी अमाउंट दे देता हूं, तो एफबीआर इनको नहीं पूछेगा। जब भी कभी पूछेगा तो पार्टी बी को पूछेगा कि आपको कहा गया था कि आपने पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट करना है, काटना है, आपने क्यों नहीं काटा। अब सेम सिनेरियो यहां पे अप्लाई होता है, सेम सिचुएशन यहां पे अप्लाई होती है कि अगर प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो सोसाइटी कहेगी जी आप एलिजिबल ही नहीं है, आप इस चीज के अहल ही नहीं है, भाग जाए यहां से, आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी लेने जाएंगे तो जो डीलर होगा वो आपको कह देगा कि जी जो कार मैन्युफैक्चरर है वो ये कहता है, यानी कि जो कार का प्लांट है, फैक्ट्री है, वो ये कह रहे हैं कि जी आप पहले एक डॉक्यूमेंट लें, दूसरा डॉक्यूमेंट लें, तीसरा डॉक्यूमेंट लें और उनमें से ये चीजें चेक करें। अगर वो चेकलिस्ट ठीक होगी, यानी कि वो कौन सी चेकलिस्ट होगी, वो बाद में एफबीआर इसको क्लियर कर देगा कि आपने क्या क्या चीजें देखनी है, मतलब रिटर्न देखनी है, रिटर्न के अंदर इनके पास पैसा भी मौजूद है या नहीं है चीज लेने के लिए। ये वैसे हम वाइट मनी के ऊपर पहले लेक्चर देख चुके हैं, उसको देख लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, वो ओके करेंगे, फिर आप जो गाड़ी है वो परचेज कर सकेंगे। अब यहां तक सुनने में आ रहा है कि जब आप कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपने ये भी डिक्लेयर करना है कि किस बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रही है, यानी कि बैंक मेंटेनेंस लेटर भी अटैच करना है। बैंक मेंटेनेंस लेटर क्या होता है कि आप बैंक को जाके कहते हैं, बैंक को जाके आप कहते हैं कि जी मुझे एक लेटर इशू कर दें, मेरा आपके पास मैं अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूं, तो आप वो लेटर लेके जाएंगे साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है, केवाईसी का वर्ड आपने सुना होगा कि नो योर कस्टमर, कि एफबीआर अब आपको कस्टमर समझ रहा है। वो कहता है कि जब आपने कोई चीज परचेज करनी है तो उस टाइम पे मैं जानूंगा, देखूंगा कि भाई ये बंदा एलिजिबल भी है, इसके पास पैसे भी है या नहीं है, या ये दरमियान से किधर से पैसे ला रहा है और मुझे पैसे टैक्स सही तरीके से नहीं मिल रहा। तो ये ट्रांजैक्शन के टाइम पे, सेल और परचेज के टाइम पे ही रोक दिया जाएगा आपको। इससे पहले हम सारी चीजें कर लेते थे, लेकिन अब नहीं कर सकेंगे। पहले हम टैक्स डबल पे करते हैं, नॉन फाइलर का चीज परचेज कर देते हैं, अभी रोकता नहीं था। तो अब उसने ये कहा जी मुझे टैक्स तो चाहिए ही चाहिए, मैं साथ ये भी देखूंगा कि आप ये कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की जो कंडीशंस हैं, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो नॉन फाइलर के ऊपर आ रही हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो बैंक है, बेसिकली हुआ क्या था कि बैंक को काफी बार कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है, कानून बनाया गया 175 ए जो है उसको बनाया गया कि बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन देगा एफबीआर को। क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा कि अगर आपका मंथली 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट है, 10 लाख से ज्यादा आपने विड्रॉ करवाया है, 5 लाख से ज्यादा आपकी क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो बैंक सारा डाटा है, आपका नाम और सीएनएसी नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब कुछ एफबीआर को देगा। एक फॉर्म उन्होंने बना दिया, उसके थ्रू एफबीआर को भेज देगा। लेकिन इसमें काफी इश्यूज आ रहे हैं। डाटा आने के बावजूद एफबीआर के जो रिजल्ट्स हैं वो उनके पूरे नहीं हो रहे, 100% वो नहीं पूरे कर रहे। तो इस वजह से उन्होंने एक चेक लगा दिया कि इससे बेहतर यह है कि अगर कोई एक मिस्टर ए आता है तो बैंक आके उसको चेक करेगा कि मिस्टर ए एलिजिबल है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए या नहीं। तो वो कह देगा कि आप करंट अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते,
सेविंग अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते और इसके अलावा आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं है। उसके लिए वो कहेगा कि मेरे लिए क्या ऑप्शन है, तो वो बता देगा आपके लिए आसान अकाउंट की ऑप्शन है जिसकी ये लिमिट होगी। जैसे मैंने ऊपर बताया, मैं बार बार चीजें इस वजह से रिपीट कर रहा हूं ताकि जो कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर रहे। जैज कैश की मैंने या इजी पैसा की एग्जांपल इस वजह से दी थी कि वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि पहले वहां पे अप्लाई किया गया, अब बैंक पे अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी चेंजिंग्स है जो कि चांसेस हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में यानी कि 2025 से ये लागू होगा। लेट्स सी इसमें कुछ चेंजिंग्स आती हैं और अगर आती हैं तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि ये क्या प्रैक्टिकली भी अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सारी चीजें रुक जाएंगी या चीजों के लिए एबीआर कोई सिस्टम देगा, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ ये होता है कि डॉक्यूमेंट या पॉलिसी आ जाती है लेकिन सिस्टम लेट आता है। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं ये देता हूं कि ओवरसीज के लिए डॉक्यूमेंट इशू किया गया कि अगर आप फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं, टैक्स रेट आपका 3% होगा। इस डॉक्यूमेंट को इशू किए हुए तकरीबन 1 माह हो चुका है लेकिन इसकी सही तरीके से अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो इस तरह की काफी चीजें हैं जो एबीआर पहले भेज देता है, बाद में उसका होमवर्क बाद में किया जाता है, ग्राउंड वर्क बाद में किया जाता है, तो अचानक से सारी चीजें जो है वो रुक जाती है। तो ये एक सिनेरियो है। अब यही वजह है कि जो बैंक है, आपके अकाउंट में जो अगर पैसे ज्यादा पड़े हुए हैं तो बैंक आपसे बार बार पूछ रहा है कि आप बताएं सोर्स कहां से आया, कहां से पैसे आए, किधर से आए, तो वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर रहा है। तो बेसिकली एबीआर ने कानून के मुताबिक बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया है, यानी कि उसको ड्राइव करेगा। अब जैसे गाड़ी को ड्राइव किया जाता है, इधर जाएंगे स्टीयरिंग मोड़ ले, सीधा जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, इसी तरीके से अब एबीआर जो है बैंक को कानून के मुताबिक उसने मोल्ड कर लिया है कि आपने ये काम नहीं करना। तो ये बेसिकली कुछ अपडेट थी। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।